अनूठी वसीयत। 75 वर्षीय जगमोहन जी अपने कमरे में अपनी पत्नी बीना जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कपड़े के कारोबार का हाल चाल सुना रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, बस 20,000 रुपए चाहिए थे, वो मेरी कार की इंश्योरेंस करवानी है। अच्छा ठीक है, बीना जरा चाबी तो देना। बीना जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़े बेटे के जाते ही छोटा बेटा आ जाता है। पिताजी बच्चों की फीस भरनी है, 25,000 रुपए चाहिए, जरा दीजिए तो, मेरी तनख्वाह नहीं आई है अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब समझते थे कि दोनों बेटे लौटाने वाले नहीं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते कि क्या फर्क पड़ता है, आज न कल सब कुछ तो इन्हीं का है। लेकिन बीना जी हमेशा कहती, कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े ही होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। बीना जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में सोचती, आप भी कितने भोले हैं। आज के जमाने में अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराये घर से आई हैं, और वैसे भी आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए बीना जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में जगमोहन जी ने चुटकी बजाते हुए उनके सोच विचार को खंडित कर दिया। जगमोहन जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? जगमोहन जी ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं गोपाल को आवाज देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल बीना जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 15-16 साल का एक नौकर गोपाल को रखा हुआ था, ताकि उन पर काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो इतना काम नहीं कर सकती थी, उनके रोजमर्रा के भी 10 काम होते हैं। बीना जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? देखिए श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। वो तो मैं इसलिए नहीं बनाता कि कहीं आप रोज मुझे ही चाय बनाने के लिए ना बोल दें। मजाक के लहजे में जगमोहन जी ने कहा, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए जगमोहन जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में गोपाल आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं गोपाल, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए जगमोहन जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर में खड़ी दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। शाम को बीना जी और जगमोहन जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। बीना जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि उन्हें जगमोहन जी जैसा सुलझा और सरल इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो बीना जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें इंजेक्शन लगा रही थी। उन्होंने उठते ही जगमोहन जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि जगमोहन जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। यह सुनते ही बीना जी बदहवास चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता, और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और बीना जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ जगमोहन जी की प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। जगमोहन जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर बीना जी उन्हें देखते ही रह गए। कुछ देर पहले जो जगमोहन जी
उनके साथ हंसी ठिठोलियां करते हुए सैर पर निकले थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। बीना जी खुद को संभाल न सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते बीना जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। बीना जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। जगमोहन जी की चिंता ही बीना जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद कर बीना जी को अपने पति के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई। बड़ी माँ आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर गोपाल खड़ा था। बीना जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। बीना जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। गोपाल बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। गोपाल का स्नेह देखकर बीना जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में एक नर्स अंदर आई और बोली, आपके पति को होश आ गया है। गोपाल उन्हें जगमोहन जी के पास ले गया। जगमोहन जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर बीना जी दर्द और चिंता से भर गईं, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर जगमोहन जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन जगमोहन जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वो चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे बीना जी और जगमोहन जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। जगमोहन जी की दवा, खाना पीना सब बीना जी ही करती थी। एक दिन गोपाल रसोई का सामान लाने के लिए बाजार गया था, तो बीना जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए थोड़ा सा दलिया बना दो। तब बहू ने झुझलाते हुए कहा, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किट्टी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। बीना जी बेटे को भी जब दवा फल लाने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बहू कहती, कितना भी खर्च कर लीजिए माँ जी, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर खर्चे किया कीजिए। इतना सब सुन माँ का कलेजा छलनी हो जाता। यही बेटे बहू छोटे छोटे खर्चों के लिए भी बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए तो आज उनकी कोई कदर नहीं। बहू की जली कटी सुनकर जब बीना जी कमरे में आई तो देखा जगमोहन जी की आंखें आंसू में भरी हुई थी। जगमोहन जी बीना जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे ने हमारी परवरिश को ही तार तार कर दिया। लेकिन बीना तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यही तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए बीना जी बोली। गोपाल जो पास में ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, बीना जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ले ली हो। यह सब सुनते ही बीना जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? बीना जी थोड़ा सक पकाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी लड़ने के लिए। माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई है जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब
आपको चाबी नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर बीना जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब बीना जी सोकर उठी तो देखा जगमोहन जी को थोड़ा सा बुखार था। बीना जी ने जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवानी है, तो गाड़ी निकाल दो बेटा। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझते क्यों नहीं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। गोपाल को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। बीना जी सब कुछ सुन अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में गोपाल ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, ऑटो रिक्शा बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए बीना जी ने गोपाल से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए गोपाल बाबूजी की व्हीलचेयर घसीटते हुए ऑटो के पास ले आया और जगमोहन जी को ऑटो रिक्शा में बिठा दिया। कहने को तो गोपाल घर का नौकर था, लेकिन वह उनके बेटों से कहीं ज्यादा कर रहा था उन दोनों के लिए। ऑटो में भावुक हो बीना जी गोपाल से कहने लगी, मुसीबत में जब अपने ने ही पलड़ा झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है हमारा। तब गोपाल बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन में ही माँ बाप नहीं थे, मेरे दादा दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, वो भी चल बसे। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। इतना कहते हुए गोपाल की आंखें टपटपा गई। डॉक्टर ने जगमोहन जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। गोपाल सब अच्छे से समझ गया और वापस लौटते हुए रास्ते में ही गोपाल ने ऑटो रिक्शा रुकवाई और सारी दवाइयाँ और कुछ फल ले लिए। गोपाल ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में जगमोहन जी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन जगमोहन जी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा तो है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और जगमोहन जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है और उसी के शुभ अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज मैंने। कहते हुए जगमोहन जी ने बीना जी के साथ केक काटी और बीना जी को एक गिफ्ट का पैकेट उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली बनारसी सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बेटों और बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए, इस बूढ़े बेकार इंसान के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज किए देता हूँ। जगमोहन जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं उमेश जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और यह हैं भूपेंद्र जी, जिसे मैंने यह मकान 1,50,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की ही देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जगमोहन जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। जगमोहन जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से गोपाल का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोतियों के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा, और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और गोपाल तीनों रहेंगे, और मेरे पोतों पोतियों के लिए
मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब जगमोहन जी बोले, अब तुम लोगों के पास 15 दिन का समय है। अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, क्योंकि 15 दिन बाद इस घर पर भूपेंद्र जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो झूठ मूठ के भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है ईश्वर का जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब का इस दुनिया से विदा हो गया होता। अपने लाचार, बेकार, अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और गोपाल की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ गोपाल ने ही निभाया है। पिताजी, नौकर है वो, और उसे नौकर की जगह पर ही रहने दीजिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर जगमोहन जी बोले, अरे बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है ये। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन बीना जी उनसे आंखें फेरते हुए बोली, यह बात तब याद नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार और आस पड़ोस जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई भी चिंता नहीं। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी के आत्मविश्वास को देखकर बेटे बहुएं बहुत हैरान थे। उन्होंने इस तरह की वसीयत की कभी कल्पना नहीं की थी। वे जगमोहन जी और वीना जी के चरणों में गिर पड़े, ऐसा ना करने का गुहार करने लगे। लेकिन अंततः वही हुआ जो जगमोहन जी ने अपने वसीयत में लिखी थी। आज ऐसे मतलबी बेटे बहुओं को सबक मिल चुका था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।